वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा एनपीसीएल तारापुर मशीनिस्ट ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन 17 सितंबर 2023 कंडक्ट हुआ है। पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था और आज का वीडियो में मैं टोटल 45 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ। ओनली 4-5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जितना भी स्टूडेंट आप एग्ज़ाम दे के आए हैं वो सभी स्टूडेंट अपना मार्क्स को चेक कर सकते हैं इस वीडियो का माध्यम से। और जो भी स्टूडेंट आप आने वाला दिन में BARC NPCL एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट भी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा इस पेपर का माध्यम से, क्योंकि इस पेपर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आने वाला दिन में भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट, PBRCR पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर पोस्ट करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था 5S फुल फॉर्म। 5S एक जापानीज मेथड होता है, तो एक जापानीज मेथड है, तो इसमें टोटल 5S होता है। तो 5S का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले होता है शॉर्ट, उसका बाद होता है सेट, उसका बाद होता है साइन, उसका बाद होता है स्टैंडर्डाइज, उसका बाद होता है सस्टेन। ओके, तो आपको ऐसा याद रखना है, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। अगर जापानीज में आपको पूछा जाता है तो आपको बोलना है सेइरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु, शित्सुके। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेइरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु, शित्सुके। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर इन सोल्यूबल ऑयल इज। सोल्यूबल ऑयल को तैयार करने के लिए हम लोग कितने रेशियो में सोल्यूबल ऑयल और वाटर को मिलाते हैं? तो देखो, जब भी हम लोग मैशनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग वाटर का यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर वाटर का यूज़ करते हैं तो उसमें करोजन लगने का, मतलब जंग लगने का उसमें चांसेस रहता है, इसीलिए उसका साथ हम लोग 1:20 रेशियो में सोल्यूबल ऑयल को तैयार करते हैं। मतलब 1 भाग रहता है इसमें सोल्यूबल ऑयल, बाकी 20 पार्ट इसमें रहता है वाटर। तो इन दोनों को मिला के सोल्यूबल ऑयल बनाते हैं और मैक्सिमम मैशनिंग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं सोल्यूबल ऑयल। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है माइल्ड स्टील का जब मैशनिंग करते हैं तो कौन सा कूलेंट यूज़ होता है, तो आपको बोलना है सोल्यूबल ऑयल। कॉपर के लिए भी सेम होता है। ओके, सोल्यूबल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक स्टूडेंट ने भेजा था मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने बोल रहे हैं एग्जाम में पूछा गया था मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या है, मतलब अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है। अपर लिमिट को मैक्सिमम लिमिट कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन या मैक्सिमम डिविएशन। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है, किसी एक इसमें से एग्जाम में 100% आपको पूछा गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था बॉल पिन हैमर इज यूज्ड फॉर। बॉल पिन हैमर, जिसका आप बोल सकते हैं पिन का शेप एक स्फेरिकल होता है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? मेनली रिवेटिंग पर्पस के लिए करते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द एंगल ऑफ ISO थ्रेड इज। तो ISO थ्रेड का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ओके, ISO थ्रेड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये एक मेट्रिक थ्रेड होता है, इसीलिए इसका एंगल है 60 डिग्री। और एक थ्रेड होता है यूनिफाइड थ्रेड, तो यूनिफाइड थ्रेड का भी एंगल होता है 60 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following thread forms is used in the threaded assembly where the sliding force acts in one direction only। मतलब वो किस टाइप ऑफ थ्रेड होता है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्लाइडिंग फोर्स काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सॉटूथ थ्रेड और बट्रेस थ्रेड। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन में सिर्फ बट्रेस थ्रेड था तो बट्रेस थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में था तो तब राइट आंसर हो जाएगा बट्रेस थ्रेड। ओके, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो आपका थ्रेड होता है ना बट्रेस थ्रेड, उसका एक जो साइड होता है वो आपका पूरा परपेंडिकुलर होता है और एक साइड
आप बोल सकते हैं कि एंगल में रहता है, ये आपका 45 डिग्री एंगल में रहता है अगर बटरेस थ्रेड का बात करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें स्लाइडिंग फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, सॉटूथ थ्रेड में भी वैसे ही होता है, एक एंगल आपका होता है, एक साइड आपका होता है 3 डिग्री और दूसरा साइड आपका 30 डिग्री होता है। मतलब इसमें भी देखिए स्लाइडिंग फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए इन दो टाइप ऑफ थ्रेड में आपको बताया जाता है कि स्लाइडिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, गान मेटल का कॉम्पोजिशन आपको पूछा गया था, तो गान मेटल में 88% रहता है कॉपर, 10% रहता है टिन और 2% रहता है जिंक। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्टली मेजरिंग टूल कौन सा है, मतलब जो टूल डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का बात करते हैं, जो भी आपका कैलिपर होता है वो डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जो भी हम लोग मेज़र करके लेके आते हैं उसको हम लोग उसका बाद स्टेनलेस स्टील में जाके, या आप बोल सकते हैं स्टील रूल में जाके चेक करते हैं कि मेजरमेंट क्या हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली मेजरमेंट को नहीं दे पाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाइल मैशनिंग ऑफ व्हिच मेटेरियल कूलेंट डज नॉट यूज, मतलब किस धातु का मैशनिंग करने के लिए कूलेंट का आवश्यकता नहीं होता है। तो कास्ट आयरन के लिए कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं होता, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल का मैशनिंग करने के लिए ड्राई एयर यूज होता है कूलेंट के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाता है कास्ट आयरन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द टर्म ऑफ थ्रेड द एडवांसमेंट ऑफ मेटिंग पार्ट इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसमें देखो थ्रेड का लीड से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि किसी भी आपका थ्रेडेड असेंबली है, तो ये आपका नाट है और ये आपका बोल्ट है। ठीक है, ये जो आपका बोल्ट है इसका एक रोटेशन में नाट का अंदर जितना आगे बढ़ता है तो इसको कहते हैं लीड। ठीक है, मतलब जो आपका थ्रेडेड असेंबली है इसमें जो आपका बोल्ट है उसका एक पूरा चक्कर में नाट का अंदर से जितना आगे बढ़ता है उसको कहते हैं लीड। स्प्रॉकेट इजेस, स्प्रॉकेट क्या होता है आप लोग जानते हैं, चेन और स्प्रॉकेट यूज होता है जो एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। ठीक है, तो स्प्रॉकेट एक टाइप ऑफ टूथेड व्हील होता है, जो आप व्हील में टूथ होते हैं और ये आपका एक गियर नहीं होता है, और ये किस लिए यूज होता है, यूज टू ड्राइव चेन, मतलब चेन का ड्राइव करने के लिए यूज होता है। ये तीनों पर्पस होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है कर्टर रेडियस कॉम्पेंसेशन, कार्टर रेडियस कॉम्पेंसेशन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फीड ऑफ ड्रिल इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब ड्रिल का फीड और लीड का जो स्क्रू थ्रेड का जो लीड होता है सेम टू सेम फंडा में होता है। ड्रिल भी एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है मटेरियल का अंदर तो उसको कहते हैं फीड। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन इसका यूनिट होता है, क्योंकि एक चक्कर में जितना वर्कपीस का अंदर आगे बढ़ता है वो आपका होता है फीड। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच कोड इज यूज इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में कौन सा कोड यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होता है। ओके, जो भी स्टूडेंट आप लोग BARC NPCL का बाकी यूनिट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन को और भी आगे बढ़ाने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ। एडवांस एग्ज़ाम के लिए 30 मॉक टेस्ट सीरीज में रिलीज़ किया हूँ और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टोटल 50 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। तो एडवांस एग्ज़ाम मतलब स्टेज 2 के लिए कौन सा ट्रेड का टेस्ट अवेलेबल है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, इसमें एक साथ है क्योंकि टर्नर मशीनिस्ट का BARC में कॉमन पेपर आएगा इसलिए, और फिटर का। तो इन सभी ट्रेड का एडवांस एग्ज़ाम मतलब स्टेज 2 के लिए 30 सेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं मेरा वेबसाइट में आके, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 के लिए टोटल 50 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा फुल लेंथ में, मतलब एक एक टेस्ट में जैसे आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वैसे ही 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, एक एक टेस्ट में मतलब 50 टेस्ट मतलब 2250 क्वेश्चन रहेगा। और हार्ड टेस्ट में 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। और
एक काफ़ी दिन पहले मैं लॉन्च किया हूँ और बहुत सारा स्टूडेंट ने इसका सब्सक्रिप्शन लेके एनपीसीएल का इस बार एग्ज़ाम को भी तारापुर का एग्ज़ाम का दे के आए हैं, नरोरा का भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो काफ़ी सारा फीडबैक, अच्छा फीडबैक हमें मिला है और ये सीरीज आप लोगों के लिए, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट का आप लोगों का दिक्कत होता है प्रीलिमिनरी एडवांस एग्जाम में, तो आप लोग प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो भी स्टूडेंट 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का पीडीएफ आपको पता है कि पता नहीं कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोग साइट से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैंने टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका बीच में देना अच्छा होता है, अदरवाइज अलग से वीडियो पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें बोला है व्हिच एंगल इज नॉट प्रेजेंट इन लेथ रूल। लेथ रूल में कौन सा एंगल नहीं होता है, तो बॉटम रेक एंगल नहीं होता है, क्योंकि उसमें टॉप रेक एंगल होता है। आप उसको फ्रंट रेक एंगल भी कह सकते हैं। इसका बाद आपका साइड रेक एंगल भी होता है, लेकिन बॉटम रेक एंगल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड एज 51A 46L 5V 23, हियर डज 5 डिनोट। तो ऐसे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन से दो क्वेश्चन आपको इस पेपर में पूछा गया था। तो दो क्वेश्चन मैं इस पेपर में नहीं लिखा हूँ, जस्ट एक ही क्वेश्चन लिखा हूँ, लेकिन बाकी आपको अगर इससे क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा इससे आपको पता चल जाएगा। 51 इंडिकेट करता है, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, इसका बाद ए मतलब होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, 46 मतलब होता है ग्रेन साइज, एल मतलब होता है ग्रेड, 5 मतलब होता है स्ट्रक्चर, वी मतलब होता है टाइप ऑफ बॉन्ड और 23 मतलब होता है मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। तो फिर से आप सुन लीजिए, मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ बॉन्ड। इसका बाद मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। तो 5 मतलब क्या हो रहा है, 5 मतलब आपका हो रहा है स्ट्रक्चर। ओके, अगर ए का बारे में पूछा, ए मतलब होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, एल पूछा है तो एल मतलब हो जाएगा आपका ग्रेड। ठीक है, अगर 23 मतलब पूछता है तो 23 मतलब आपको हो जाएगा मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। ओके, तो इससे ही आपको दो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक क्विक हेलिक्स एंगल ड्रिल इज यूज्ड फॉर। क्विक हेलिक्स एंगल ड्रिल कहाँ पे यूज होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर सॉफ्ट मटेरियल। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और अलग अलग जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसके लिए क्विक हेलिक्स ड्रिल यूज होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फेरस मेटल जो हम लोग कहते हैं, तो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, तो आयरन और कार्बन इसमें मेन चीज़ होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कटिंग टूल मटेरियल इज हैविंग मैक्सिमम कटिंग स्पीड। तो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने ऐसा भेजा था कि कौन सा कटिंग टूल मटेरियल का मैक्सिमम कटिंग स्पीड होता है, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड और माइल्ड स्टील। तो हाईएस्ट कटिंग स्पीड या मैक्सिमम कटिंग स्पीड सीमेंटेड कार्बाइड का होता है। और एक स्टूडेंट ने बोल रहा था कि लेस हार्डनेस इसमें से किसका होता है, तो लेस हार्डनेस होता है माइल्ड स्टील का। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में मेनली क्या रहता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम रहता है। ऑप्शन में आपको प्लूटोनियम या पोलोनियम ऐसा कुछ ऑप्शन में था। एक स्टूडेंट ने तो भेजा था एल्यूमिनियम ऑप्शन। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम या प्लूटोनियम या पोलोनियम, जो भी आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील इज। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील के लिए कितना होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हीटिंग के लिए होता है, कूलिंग के लिए आपको पूछता तो 693 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाता। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ए कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एन एनलार्ज ऑफ होल इज नोन एज। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ कटिंग टूल है जिसमें किसी भी होल का साइज को हम लोग बड़ा करते हैं सबसे पहले, उसका बाद हम लोग फिनिशिंग भी करते हैं। तो ये आपका होता है रिमार। रिमार में क्या होता है, किसी वर्कपीस है और उसमें पहले से ड्रिल किया हुआ होल है, तो इसका साइज को और थोड़ा सा बड़ा करके फिनिश करने का जो ऑपरेशन होता है उसको कहते हैं रिमिंग ऑपरेशन। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन ड्रिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन पर किया नहीं जाता है, तो ऑफसेटिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफसेटिंग एक फोर्जिंग ऑपरेशन होता है और ये हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी पीस ऑफ स्टॉक है, किसी भी पीस ऑफ स्टॉक है या किसी भी पीस ऑफ मेटल है, उसका
अगर हम लोग लेंथ को कम करके उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं ऑफसेटिंग। ठीक है, तो ऑफसेटिंग में मेनली होता क्या है, जो आपका पीस था पहले तो उसका लेंथ कम होता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील इज डैश देन स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली देखिए एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील कटिंग स्पीड ऑफ स्टेनलेस स्टील इज मोर देन माइल्ड स्टील हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था स्टेनलेस स्टील का तुलना में जो आपका स्टेनलेस स्टील का कटिंग स्पीड है वो माइल्ड स्टील का कटिंग स्पीड से क्या होता है, माइल्ड स्टील का कटिंग स्पीड से ज़्यादा होता है, मोर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मेटिंग गियर। दो आपका गियर जहाँ पे मैच होता है उसमें जो इमेजिनरी एक काल्पनिक सर्कल बनता है तो उसका नाम क्या है, पीसीडी या पिच सर्कल आप लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम। 5S सिस्टम का सुविधा क्या होता है, तो 5S एक जापानीज टेक्नोलॉजी होता है और इसमें जो आप लोगों को मैंने बताया शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन, तो इससे क्या सुविधा होता है, तो इसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है और इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो इन सभी सुविधाएं हम लोग को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल डबडेल एंगल। तो इंटरनल डबडेल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, इसका टेपर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ होता है, रोलर, वर्नियर कैलिपर यूज़ हो सकता है, अदरवाइज रोलर या स्लिप गेज का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन स्ट्रेट और टैपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है जिसमें स्ट्रेट या टैपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है, तो वो आपका सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में होता है। इसमें हम लोग किसी भी स्ट्रेट या टैपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ग्राइंडिंग ग्रेड में I to P बिलोंग्स टू व्हिच ग्रेड। तो I से P तक कौन सा ग्रेड को इंडिकेट करता है, मीडियम ग्रेड को इंडिकेट करता है और सॉफ्ट ग्रेड A to H होता है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेल स्टॉक ऑफसेट टेपर टर्निंग मेथड। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड या टेल स्टॉक ऑफसेट टेपर टर्निंग मेथड के लिए कौन सा कथन गलत है। पावर फीड गिवन, तो ये तो आपका सही है, इससे हम लोग पावर फीड दे सकते हैं, इसका पावर फीड देने से ही सरफेस फिनिश अच्छा हो जाता है। और टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में टेपर टर्निंग करने के लिए जो लाइफ सेंटर और डेड सेंटर होता है उसका अलाइनमेंट को हटाना पड़ता है, डिस्टर्ब करना पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है लेंदी टेपर प्रोड्यूस, ये आपका गलत है। ठीक है, लेंदी टेपर हम लोग काट सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट का माध्यम से। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था होनिंग सरफेस रफनेस। तो होनिंग सरफेस रफनेस जनरली N3 लगभग होता है। ऑप्शन में अगर N3 था तो N3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में N4 था N3 का जगह तो N4 राइट आंसर तब होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हैमर। शायद हैमर का बारे में आपको पूछा गया था कौन सा कथन सही है। तो देखो हैमर इसमें बोला है हैमर हैंडल इज फिट इनटू चिक। तो हैमर हैंडल चिक में कभी फिट नहीं होता, आई होल में फिट होता, तो मतलब ये आपका गलत है। ठीक है, तो चिक पोर्शन क्या होता है, सॉफ्ट होता है जहाँ पे हैमर का वेट स्टैम्प किया जाता है। इसमें देखिए जो आपका आई होल होता है, आई होल में हैंडल फिट होता है, हैंडल अगर लूज होता है उसमें हम लोग वेज भी डालते हैं। ठीक है, तो आई होल का शेप कैसा होता है, एक अंडाकार होता है, इलिप्टिकल होता है। पिन इज फॉर स्ट्रिकिंग। तो पिन एक्चुअली स्ट्रिकिंग के लिए यूज नहीं होता है, एक्चुअली फेस स्ट्रिकिंग के लिए यूज होता है। पिन यूज होता है जैसे रिवेटिंग, बेंडिंग और पिनिंग ऑपरेशन के लिए। इसका बाद देखो फेस इज फ्लैट। फेस इसका फ्लैट नहीं होता है, फेस इसका स्पेरिकल टाइप होता है या थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी टाइप, स्पेरिकल नहीं, एक कॉन्वेक्सिटी टाइप होता है। कॉन्वेक्सिटी टाइप होने का कारण क्या होता है, ये जब भी जॉब पर हम लोग ठोकते हैं तो उसमें डिगिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्टली फ्लैट होता है हमारा फेस तो ये वर्कपीस को जब भी हम लोग ठोकते तो इसका जो एज है हमारा का एज वर्कपीस में डायरेक्टली डिग करता, मतलब वर्कपीस को डायरेक्ट धंसाता है। ठीक है, धंसा देता है, इसीलिए इसका फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है। देखिए तीसरा ऑप्शन बॉल पिन हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के लिए यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल सही
कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच पार्ट ऑफ स्लॉटर मशीन होल्ड्स ड्राइविंग मैकेनिज्म। स्लॉटर मशीन का वो कौन सा भाग ड्राइविंग मैकेनिज्म को होल्ड करता है। तो ये आपको और एक चीज़ भी जानना चाहिए, स्लॉटर मशीन का कौन सा पार्ट है जो ड्राइविंग मैकेनिज्म और फीडिंग मैकेनिज्म दोनों को पकड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम। ठीक है, तो कॉलम सिर्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म नहीं है, फीडिंग मैकेनिज्म को भी होल्ड करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज डिनोटेड बाय 100 इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेन मिलिंग कटर ऑफ साइज 550 इंटू 100 इंटू 27 बोर 45 डिग्री। तो इसमें आप देखिए प्लेन मिलिंग कटर का स्पेसिफिकेशन दिया है 550 इंटू 100 इंटू 27 बोर 45 डिग्री। तो इसमें 100 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें देखिए जो आपका 550 है मतलब ये आपका प्लेन मिलिंग कटर का आउटसाइड डायमीटर है। 27 बोर मतलब 27 बोर डायमीटर, प्लेन मिलिंग कटर का आउटसाइड डायमीटर 100 है और बोर 27 है, और इसमें 100 होता है लेंथ ऑफ द कटर, कटर का लेंथ है, और 45 मतलब ये आपका हेलिक्स एंगल है। ठीक है, तो इसमें 100 क्या कर रहा है, 100 इंडिकेट कर रहा है लेंथ ऑफ द कटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, मोर देन 0.83%। और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें पियरलाइट प्लस सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेशन इज यूज्ड टू फॉर्म डायमंड शेप लाइन और स्ट्रेट लाइन ऑन जॉब। मतलब वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग किसी भी वर्क पीस पर डायमंड शेप्ड लाइन या हम लोग स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं। तो ये आपका होता है नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन एक टाइप ऑफ फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, जिसका जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो इसका स्पीड काफ़ी कम होता है, 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड। टर्निंग स्पीड का 1/3 स्पीड में हम लोग इसको चला के वर्कपीस में हम लोग ऐसा शेप बनाते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फिक्सर। फिक्सर का बारे में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है। इट इज़ ए प्रोडक्शन टूल, तो ये तो सही है। लोकेशन होल्ड द जॉब मतलब किसी भी जॉब को लोकेट करता है, उसको पकड़ के भी रखता है। और क्लैम्प द जॉब, ये भी राइट आंसर है। बट गाइड्स द टूल, तो गाइड्स द टूल ये फिक्सर का बारे में बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली गाइड द टूल मतलब ये आपका जिग का काम होता है, कटिंग टूल को गाइड करना। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच टूल एंगल इज यूज्ड फॉर कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल के लिए कौन सा टूल एंगल यूज होता है, पॉजिटिव रेक, जीरो रेक, नेगेटिव रेक या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव रेक एंगल, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। कार्बाइड टूल काफ़ी हाई स्पीड में और काफ़ी हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल को मैशनिंग करते हैं, इसीलिए इसका नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ क्लियरेंस एंगल फॉर HSS कटर व्हाइल मिलिंग हाई कार्बन स्टील। एग्जाम में आपको हाई कार्बन स्टील पूछा गया था, जनरली कास्ट आयरन पूछता तो उसका राइट आंसर होता 4 to 7, और एग्जाम में आपको हाई कार्बन स्टील पूछा है, मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर जो ऑप्शन था 5 to 7 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच रेक एंगल इज यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास। मतलब वो कौन सा रेक एंगल का यूज हम लोग करते हैं किसी भी सॉफ्ट मटेरियल का मैशनिंग करते वक्त, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास होता है। तो इसके लिए पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डक्टाइल मटेरियल हो, सॉफ्ट जो भी होता है वो आपका डक्टाइल होता है, इसलिए आपका कंटिन्यूअस चिप्स इसमें प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच कटिंग टूल यूज लो कटिंग स्पीड। मतलब वो कौन सा कटिंग टूल मटेरियल है जिसके लिए लो कटिंग स्पीड होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेलाइट या टंगस्टन कार्बाइड। इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीड होता है टंगस्टन कार्बाइड, उससे थोड़ा सा कम होता है स्टेलाइट, उससे थोड़ा सा कम होता है HSS, और सबसे कम होता है हाई कार्बन स्टील, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोर जॉ चक। तो फोर जॉ चक का बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, इट हैज़ रिवर्सिबल जॉज फॉर लार्ज डायमीटर जॉब। बड़े डायमीटर जॉब के लिए रिवर्सिबल जॉ होता है, ये तो बिल्कुल सही है।
मतलब ऑप्शन ए सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर इसेंट्रिक टर्निंग के लिए भी यूज़ होता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया है सेल्फ सेंटरिंग चक, इसको नहीं कहा जाता, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल्फ सेंटरिंग चक थ्रीजो चक को कहा जाता है, थ्रीजो चक को यूनिवर्सल चक भी कहा जाता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ टू चेक द कॉन्सेंट्रेसिटी ऑफ शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट का 100 केंद्रीयता को चेक करने के लिए क्या यूज होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच मिलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इरेगुलर कॉन्टूर, मतलब वो कौन सा मिलिंग होता है जिसमें इरेगुलर कॉन्टूर या इरेगुलर प्रोफाइल बनता है, प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, एंगुलर मिलिंग या फॉर्म मिलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म मिलिंग। तो फॉर्म मिलिंग करने का बाद इरेगुलर कॉन्टूर या इरेगुलर प्रोफाइल क्रिएट होता है। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ गियर है जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब घूर्णन गति को रैखिक गति में कन्वर्ट करता है, यार अदरवाइज उसको उल्टा भी करता है कि रैखिक गति को घूर्णन गति में कन्वर्ट करता है। तो एक कौन कर सकता है, रैक एंड पिनियन गियर कर सकता है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन सीएनसी व्हिच जी कोड इज यूज्ड फॉर टूल लेंथ ऑफसेट। टूल लेंथ ऑफसेट के लिए कौन सा जी कोड यूज होता है, G43 यूज होता है। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच एंगल कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ चिप्स व्हाइल टर्निंग, मतलब टर्निंग करते टाइम चिप्स बनने का जो एक्चुअली मेन क्राइटेरिया है किसका ऊपर डिपेंड करता है, रेक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, टॉप रेक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था परमानेंट मैग्नेट टाइप सर्वो मोटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए, एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है 18 और फंडामेंटल टोटल डिविएशन होता है 25। अगर BSI स्टैंडर्ड में आपको पूछता तब आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो जाता 16 और फंडामेंटल डिविएशन हो जाता 21। इसमें देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग अलग सेंटेंस लिख के भेज रहे हैं, तो ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन एक स्टूडेंट ने भेजा है उसको देख लीजिए, मेरा हिसाब से आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा परमानेंट मैग्नेट रोटर टाइप सर्वो मोटर कौन सी मोटर CNC मशीन की फीड यूनिट में यूज़ करता है, तो काफ़ी मतलब एक डिफ़िकल्ट सेंटेंस में लिख के भेजा है, एग्जैक्टली क्या था हमें भी पता नहीं चल रहा, तो मेरा हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो सकता है बुशलेस DC सर्वो मोटर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन क्या पूछा था कुछ मालूम नहीं है। तो आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, और मैं गारंटी देकर आपको बता सकता हूँ आज का पेपर में जो 49 क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें से आपको मोर देन 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको जो एग्ज़ाम में आया है उसका आपको देखने को मिला आज का वीडियो से। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स पर बताना आपको कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स देख के आप लोग मार्क्स का डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।